दोस्तों नमस्कार। शांति पर्व इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र की राजनीति पर बात करेंगे। क्या अजित पवार अपनी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को बचा पाएंगे, इस विषय पर विश्लेषण करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में अजित पवार बड़ी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में उनके पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। उन्होंने या उनकी पार्टी ने 4 सीटें लड़ी और उसमें से केवल एक पर जीत हासिल हुई। लोकसभा चुनाव में उनके पार्टी को 3.5% के आसपास वोट शेयर मिला और दूसरी तरफ शरद पवार जी के नेतृत्व वाली एनसीपी को 11% के आसपास वोट शेयर मिला और लोकसभा की 8 सीटें मिली। यानी लोकसभा चुनाव में शरद पवार जी के नेतृत्व वाली एनसीपी का प्रदर्शन अच्छा रहा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति को करारी हार का सामना करना पड़ा और इस हार का ठिकरा एकनाथ शिंदे गुट और बीजेपी अजित पवार जी के ऊपर या उनके पार्टी के ऊपर फोड़ रही है। यानी एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना का एक गुट और बीजेपी के पार्टी के नेताओं का एक गुट आने वाले विधानसभा चुनाव में अजित पवार जी को या उनकी पार्टी को अपने साथ लेने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहा। आरएसएस का मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में एक लेख लिखकर आया है और इस आर्टिकल में बीजेपी के हार के लिए एक तरीके से अजित पवार जी की पार्टी को जिम्मेदार ठहराया गया है। इस लेख में लिखा है कि अजित पवार जी के कारण बीजेपी का ब्रांड वैल्यू कम हो गया। यानी एक तरीके से लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी को जो करारी हार मिली उसका ठिकरा आरएसएस हो या बीजेपी हो या एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना हो, वो सभी मिलकर अजित पवार जी के पार्टी के ऊपर फोड़ रहे हैं। जिस प्रकार का प्रदर्शन इस लोकसभा चुनाव में अजित पवार जी के नेतृत्व वाली एनसीपी का रहा है, उसे देखें तो इस राजनीतिक दल का भविष्य हमें अंधकारमय दिखाई दे रहा है। अजित पवार जी के साथ एनसीपी के 40 से ज्यादा विधायक, पार्टी के कई दिग्गज नेता, कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। लोकसभा चुनाव में अजित पवार आने से बीजेपी और शिंदे गुट को फायदा मिल सकता है, ऐसा जो एक अनुमान बीजेपी के आला कमान ने लगाया था, वो अनुमान पूरी तरह से इस चुनाव में गलत साबित हो गया है। यानी एक तरीके से अजित पवार बीजेपी के लिए इस वक्त बोझ बन रहे हैं। बीजेपी को महाराष्ट्र में लोकसभा की केवल 9 सीटें मिली, एकनाथ शिंदे गुट को 7 और अजित पवार गुट को सिर्फ 1 सीट मिली। यानी कुल मिलाकर 17 सीटें मिली और वोट प्रतिशत देखें तो 3.5% के आसपास ही अजित पवार जी के नेतृत्व वाली एनसीपी को वोट शेयर मिला। यानी कुल मिलाकर अजित पवार जी के नेतृत्व वाली एनसीपी का प्रदर्शन ठीक ठाक नहीं रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में अजित पवार गुट को एक राज्य मंत्री पद दिया गया, लेकिन उन्होंने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। बीजेपी ये पद प्रफुल्ल पटेल को देना चाहती थी, लेकिन अजित पवार जी को कैबिनेट मंत्री पद चाहिए था। यूपीए की सरकार में प्रफुल्ल पटेल कैबिनेट मंत्री थे। यानी एक तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार में या
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह जी हो, उन्होंने अजित पवार गुट को कैबिनेट के बजाय स्वतंत्र राज्य मंत्री पद देकर एक तरीके से इस पार्टी का महत्व या अहमियत बीजेपी के लिए कितनी बची है एक दिखा दिया है। राज्यसभा की एक सीट अजित पवार गुट को मिली, लेकिन इस सीट के लिए यानी उम्मीदवारी के लिए अजित पवार गुट में मारामारी या संघर्ष दिखाई दिया। यानी एक सीट के लिए कई नाम आगे आए, आखिरी वक्त तक इस सीट पर कौन राज्यसभा जाएगा इस पर नाम तय नहीं हो रहा था। लेकिन आखिरी वक्त अजित पवार जी ने अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार जी के नाम पर मोहर लगा दी और इस विवाद को या इस चर्चा को पूर्ण विराम दिया। लोकसभा चुनावों का नतीजा देखें तो अजित पवार गुट के कई विधायकों ने लोकसभा चुनाव में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर महाविकास आघाड़ी गठबंधन का और खास तौर पर शरद पवार जी के नेतृत्व वाली एनसीपी के उम्मीदवारों का काम किया है, ऐसा दिखाई देता है। विधानसभा के या विधिमंडल अधिवेशन के बाद यानी विधानसभा चुनाव से पहले अजित पवार गुट के कई विधायक पार्टी छोड़कर फिर एक बार शरद पवार जी के साथ जा सकते हैं, ऐसी चर्चा भी बड़ी जोरों से मीडिया और सोशल मीडिया में महाराष्ट्र में हो रही है। इसके कारण भी अजित पवार इस वक्त बड़ी मुश्किल में नजर आ रहे हैं। जो प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में अजित पवार गुट का रहा है और जिस प्रकार से बीजेपी और एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना से व्यवहार अजित पवार गुट से हो रहा है, उसे देखें तो अजित पवार और उनके नेतृत्व वाली एनसीपी के कई नेता या विधायक इस महायुति गठबंधन में सत्ता होकर भी बड़ा असहज और मुश्किल में नजर आ रहे हैं, यानी बड़े बेबस नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में इस वक्त महाविकास आघाड़ी के लिए अनुकूल चुनावी माहौल नजर आ रहा है। जिस प्रकार की सहानुभूति शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे जी को मिली, जिस प्रकार का प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी ने चुनावों में किया, उसे देखें तो आने वाले विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी का हौसला बुलंद है। लेकिन महायुति में या महायुति के तीनों दलों के मुख्य नेताओं में आपसी तालमेल और कार्यकर्ताओं में आपसी तालमेल की नजर कम नजर आ रहा है। यानी एक तरीके से महायुति में जबरदस्त अंतर्विरोध नजर आ रहा है। यानी आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या महायुति एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी, इस पर अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी और एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना मिलकर चुनाव लड़ेंगे और अजित पवार और उनकी पार्टी अलग होकर चुनाव लड़ सकती है, ऐसी भी थ्योरी आगे आ रही है। यानी एक देखें तो अजित पवार जी को लेकर बीजेपी और आरएसएस में एक पॉजिटिव राय नजर नहीं आ रही और अजित पवार जी के नेतृत्व को लेकर भी एनसीपी में भी अलग अलग तरह की राय नजर आ रही है। एनसीपी के यानी अजित पवार गुट के कई नेता और उनके बयान देखें तो वो अलग अलग बयान दे रहे हैं या विपक्ष के प्रति
वो बयान अपनापन जता रहे हैं। यानी छगन भुजबल इस वक्त भले ही अजित पवार गुट में है, लेकिन उनके बयान देखें तो विपक्ष के प्रति उनके बयानों से सहानुभूति, यानी विपक्ष के प्रति उनको सहानुभूति दिख रही है। यानी छगन भुजबल के बयान महाविकास आघाड़ी के लिए पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। छगन भुजबल अजित पवार जी को छोड़कर जा सकते हैं, ऐसी भी चर्चा इस वक्त महाराष्ट्र में हो रही है। अगर कुल मिलाकर महाराष्ट्र में इस वक्त अजित पवार गुट के पार्टी की या अजित पवार जी के नेतृत्व वाली एनसीपी की हालत देखें तो सत्ता में होकर भी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बेबस नजर आ रहे और जिस प्रकार समर्थन यानी जनता का समर्थन शरद पवार जी को मिला है, उसे देखें तो आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अजित पवार जी के पार्टी के कई दिग्गज नेता शरद पवार जी के साथ जा सकते हैं। यानी कुल मिलाकर अजित पवार जी के साथ पार्टी का सिंबल और पार्टी का अधिकार होते हुए भी वो पार्टी को अच्छी तरह चला नहीं पा रहे। जो अजित पवार मजबूत नेता के तौर पर माने जाते थे, वही अजित पवार इस वक्त मजबूती के बजाय मजबूर और बेबस नजर आ रहे हैं। अगर महायुति में और कुल मिलाकर अजित पवार जी की एनसीपी में यही माहौल बना रहा तो आने वाले विधानसभा चुनाव में बड़ा खतरा अजित पवार जी को, यानी बड़ा नुकसान पार्टी को हो सकता है और विधानसभा चुनाव के बाद इस पार्टी का भविष्य भी बड़े खतरे में पड़ सकता है। और आने वाले 2-3 महीनों में सत्ता के जरिए अपने पक्ष में माहौल बनाने का एक अच्छा मौका अजित पवार जी को है, मगर इस मौके का फायदा क्या अजित पवार उठा पाएंगे, इसको लेकर भी कई कयास लगाए जा रहे हैं। जिस प्रकार बारामती लोकसभा सीट पर सुप्रिया सुले जी ने जीत हासिल की है, उसे देखें तो यह सीट गंवाने का दुख या एक इससे बड़ा झटका अजित पवार जी को लगा है, क्योंकि यह सीट किसी भी हालत में अजित पवार जीत सकते हैं या ऐसा विश्वास खुद अजित पवार जी को था। लेकिन सीट हारने के बाद उनको अनपेक्षित एक आश्चर्य का धक्का लगा है कि कैसे हम हार गए, और खुद बारामती विधानसभा में सुनेत्रा पवार जी से ज्यादा सुप्रिया सुले जी को यानी लगभग 47,000 का लीड मिला है। यानी उस लीड को देखें तो आने वाले विधानसभा चुनाव में बारामती विधानसभा सीट पर शरद पवार जी के नेतृत्व वाला पार्टी की तरफ से जो भी उम्मीदवार खड़ा होगा वो अजित पवार जी को कड़ी टक्कर दे सकता है। यानी कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव में जो प्रदर्शन महायुति का रहा और अजित पवार गुट का रहा, उसे देखें तो अजित पवार जी के लिए आने वाला समय बड़ा भारी नजर आ रहा है। इस मुश्किल की समय से अजित पवार कैसे निकलते हैं ये आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन मगर इस वक्त सत्ता होकर भी अजित पवार मजबूती के बजाय मजबूर नजर आ रहा है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।